हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बिसात भी बिछने लगी है, बयानों के तीर भी चलने लगे हैं और सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जहां तीनों विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा और सत्ता और संगठन से जुड़े लोगों को तैनात कर दिया है। किसकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बज गया बिगुल, किसकी कितनी तैयारी, उपचुनाव का संग्राम, किसमें कितना दम। तारीख 30 अक्टूबर 2021। इसी तारीख को मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा की तरह ही विधानसभा की सीटों की हार जीत से भी मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इस उपचुनाव को 2023 की सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यही वजह है कि चुनावों की तारीख का ऐलान होने से पहले ही दोनों दलों ने रणनीति तेज करने के साथ नेताओं की तैनाती भी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने विधानसभावार सत्ता और संगठन से जुड़े लोगों को तैनात कर दिया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। महंगाई सातवें आसमान पे है, किसान परेशान है, बीज मिले नहीं, खाद सातवें आसमान पे, ये सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी उतरेगी और जिस तरह से दमों की तर्ज पर हम चारों चुनाव जीतेंगे। सर, पहले से हमारे यहाँ सारा काम का बंटवारा हो गया है। उसके अनुसार सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जिनको जहां जिम्मेदारी दी गई है वो सब अपना अपना वहां संभाल रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हालांकि उपचुनाव की जीत से न बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही कांग्रेस, लेकिन फिर भी दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए इंटरनल सर्वे भी करवा लिया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो महंगाई, कोरोना काल के चलते रोजगार का खत्म होना, हालात संभालने में सरकार की नाकामी और बेरोजगारी सरीखे मुद्दे भाजपा पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस को चारों सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। प्रदेश में वर्तमान हालातों में महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, कोरोना की मार से जनता त्रस्त है और सड़क, बिजली, पानी से त्रस्त है जनता। ये कोई काम कर नहीं पा रहे क्योंकि अराजकता का मध्य प्रदेश में वातावरण बन चुका है। अफसर इनकी कोई सुन नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस का निर्माण गुटों के आधार पर हुआ है, कार्यकर्ता के आधार पर नहीं हुआ। न तो उसकी कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। और इसलिए कमलनाथ जी अपने गुट के लोगों से, यहां तो गुट के हैं, कमलनाथ गुट का, दिग्विजय गुट का, पचौरी गुट का, राहुल गुट का, अजय सिंह गुट का। उपचुनाव से पहले कराए गए सर्वे के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी को खंडवा में जीत हासिल करने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ेगा। वहीं तीनों विधानसभा सीटों पर सत्ता विरोधी लहर की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन क्षेत्रों में मोर्चा संभालने के लिए उतार दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री उपचुनाव वाले इन क्षेत्रों में जन दर्शन यात्रा निकालकर जनता के सामने अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चलिए, इस उपचुनाव में किसकी कितनी तैयारी है और साथ ही साथ किसमें कितना दम है और साख किसकी दाव पर लगी है। हालांकि एक सेमीफाइनल ये भी मानकर चल रहे हैं 2023 के इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि यहां से ये समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी की कितनी तैयारी और जनता के बीच किस तरह के मुद्दे जो हैं वो रनिंग स्टेटस में हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, संजय यादव जी कांग्रेस विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं,
कांग्रेस के यशपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी विधायक, प्रखर वक्ता हैं और सरकार के कामकाज को बेहतर समझते हैं। दोनों खास मेहमानों का बड़ा स्वागत है। सबसे पहले मैं यशपाल सिंह सिसोदिया साहब आप ही से जानना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह की तैयारी चल रही है, पार्टी ने अपने स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ सेक्टर पर, साथ ही साथ जो है कई कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, विधायकों को लगा दिया गया फीडबैक लेने के लिए। अब भूपेंद्र सिंह जी को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। एक खास नारा दिया जा रहा है, शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। विजय जी, जो आपने जिस नारे का उल्लेख किया है वो हम पर इसलिए लागू होता है, जनता के पास इस नारे को लेकर के इसके पास भी इसलिए जाना आवश्यक समझते हैं कि जनता ने अगर कमलनाथ जी की सरकार पर भरोसा किया था और कमलनाथ जी की वह सरकार जो आपस में टूट के कारण से, फूट के कारण से, लूट के कारण से बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई। कमलनाथ जी अपने स्वयं के दल के मंत्रियों को, अपने स्वयं के दल के सत्ता पक्ष के विधायकों को, यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को अगर संतुष्ट नहीं कर पाए, नतीजतन जो जवाबदारी पुनः जनता के बीच में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से अगर हमको प्राप्त हुई है, तो विजय जी ये विश्वास हम बरकरार रखना चाहते हैं और इसी बात की गारंटी भी हम जनता को देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में जो अधोसंरचना विकास किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए हैं, बिटियाओं को जिस प्रकार से एजुकेशन में या मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत असंख्य हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं जो हमने दी है, उसको बरकरार रखने के लिए, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हम जनता के बीच में इन उपचुनाव में जाने वाले हैं। जी संजय यादव जी, एक मजबूत लड़ाई आपके लिए भी है, क्योंकि दमोह उपचुनाव जीतने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो था, पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं आपसे उस मुद्दे पर बात करूंगा, वो है टिकट बंटवारे का। जहां जहां दिवंगत नेता थे वहां अगर आप उन के रिश्तेदारों को, पुत्रों को टिकट देते हैं तो सहानुभूति वोट तो जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन तैयारी कितनी है? देखिए, पूरी इस समय मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के अरमानों पर पानी फेरा है। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल सर, आ रही है, आप अपनी बात रखें। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जिस तरह से आज जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, जिस तरह से महंगी बिजली, जी जनता आज आम जनता महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, गौ माता सड़क पर है और सड़क गड्ढों पर है। इस समय मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण है। अभी आप में सुन रहा था आपसे, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में अधिकारियों को फटकार लगा रहे। निश्चित रूप से जिस घुड़सवार अगर मजबूत नहीं है और घोड़ा आपको पटक देगा, क्योंकि आप खुद मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, बहुत बुरे हाल है। जनता महंगाई से, बिजली से इतनी त्रस्त है। जो 2003 में आपको सत्ता इसलिए सौंपी थी कि कांग्रेस ने अगर कुछ गलत काम किया था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था और पानी नहीं था, तो हमें 15 साल विपक्ष में रखा। अब आपने इन 15 सालों में आपने क्या किया, जनता आपका हिसाब मांगेगी। आपके झूठे वादों पे नहीं आने वाले, क्योंकि शिवराज के ऊपर जनता का विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए खत्म हो गया है कि आज आप कह रहे हैं कि हम अवैध वसूली, गुंडागर्दी रोकेंगे, वो जो माफियाओं का खत्म करेंगे। अरे ये माफिया तैयार तो आपकी सरकार में हुए ना। ये 15 साल में माफिया जो तैयार हुए, 15 साल के पहले के माफियाओं को आप 5 साल में खत्म क्यों नहीं कर पाए? और अभी आप माफियाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जनता दर्द के आंसू रो रही है। कोविड सहा है उन्होंने, कोविड में किस तरह से अपनों को गंवाया है उन्होंने, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही हुई थी। आज मेरे पास ढेरों फोन आते हैं। आज गौशाला बंद, आज ही आपकी टीवी में बता रहे थे ग्वालियर में 627 गौशाला बेहाल है, क्योंकि जो पशु आहार देना था वो बंद कर दिया है। जब एक मूक पशु हमारी गौ माता को जो पशु ये तो मुद्दे आहार दे सकते हैं, इन मुद्दों पर तो बातचीत हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह की रसाकशी चल रही है उससे निपट पाएंगे क्या?
जी देखिए, हमारे यहाँ कोई रस्साकस्सी नहीं है। निश्चित रूप से जनता से तो जो सुरेंद्र सिंह सेरा क्यों कह रहे हैं कि टिकट मुझे दे दीजिए? अरुण यादव दिल्ली गए हुए हैं। टिकट वितरण होगा निश्चित रूप से। चारों सीट कांग्रेस जीतने जा रही। देखिए, उनको मांगने का अधिकार है। मांगने के अधिकार से हम रोक नहीं सकते। अगर किसी को मांगने का अधिकार है तो मांगे, लेकिन निश्चित रूप जो सर्वे होगा, क्योंकि संभावना कांग्रेस की जब 100% है तो सबको लग रहा है कि हमें यही स्थिति, क्योंकि वो विकास करा सकती है कांग्रेस। आपके यहाँ तो चलिए मुखर होकर बोल देते हैं, लेकिन बीजेपी में ये संगठन के अंदर बातचीत होती है और संगठन के अंदर ही रह जाती है। रुक रहा हूँ आपको संजय यादव जी, मैं सिसोदिया साहब से पूछना चाहूंगा। सर, आपको लग रहा है कि टिकट को लेकर भी कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि जो सीट आपके कद्दावर नेता की रही है, जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, वो बीजेपी का गढ़ रही है, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट। उस सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं और वो सीट जब जीती जाती है तो ये कहा जाता है कि 8 विधानसभाओं पर भी फोकस किया जाता है। सवाल ये है कि क्या उस सीट को लेकर कोई ऐसा चेहरा जो संगठन के स्तर पर सर्वे में सामने आया हो, या फिर वहाँ स्थानीय स्तर पर उतरकर सामने आया हो? क्योंकि अगर उनके बेटे हर्ष को आप टिकट देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सर सहानुभूति वोट भी आएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो परिवार के लोगों से परिचित भी हैं। लेकिन यहाँ 3 नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। इन 3 नामों में हर्ष का भी नाम है, दूसरी बड़ी बात इसमें एक अर्चना चिटनिस का भी नाम है, कृष्ण मुरारी मोघे का भी नाम निकल कर बीच में सामने आया था, और कैलाश विजयवर्गीय भी एक नाम है। संगठन और पार्टी स्तर पर क्या कोई नाम तय हो पाया है, या फिर अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सर्वे का काम है, वहां बूथ सेक्टर पर मजबूती का काम चल रहा है? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में कभी ताल ठोकने वाला काम नहीं होता। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि शेरा भैया ने ताल ठोक दी, और हमारे मित्र संजय जी कह रहे हैं कि सबको चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार है, बस यहीं से अनुशासनहीनता प्रारंभ हो जाती है। हमारे इसमें किसका नाम आएगा, किसका नाम नहीं आएगा, ये सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी होता है, फीडबैक भी लिया जाता है, और निचले स्तर पर जो हमारे सम्मेलन होते हैं, जो हमारी शेरा जी भी कांग्रेस में नहीं है, सिसोदिया जी। मैंने तो आपको टोका ही नहीं यार संजय भाई, यार आप तो मुझे तो सुन लें। तो मैं कह रहा था विजय जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो चयन समिति है, वो चयन समिति नहीं, आप तय करता है वर्तमान में निर्दलीय। तो फिर वो तो टिकट मांग रहे ना, आपसे टिकट मांग रहे हैं, हमसे थोड़ी मांग रहे हैं। इसका जवाब तो आपको देना चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए। निर्दलीय है, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। आप दोनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ उनको टिकट दिलाने की पैरवी भी कर रहे हैं, एक तरफ ताल ठोकने की भी बात आप कर रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका निजी विषय है। लेकिन विजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी समझ, विजय जी, हमको समझ में आ गया कि भाजपा में आपस में है भाई, कांग्रेस से हम और आप आपस में बातें कर लेंगे। विजय जी की बातों का जवाब मुझे देने दीजिए ना। संजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा ना। चलिए, आप सर बाद में फोन पर चर्चा कर लीजिएगा, माफी चाह रहा हूँ। मेरा वही कहना, आप और मैं अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। संजय भैया, आप मुझे विजय जी के जो प्रश्न उद्भूत हुए हैं उनका मुझे जवाब देने दीजिए, ताकि बात तो पाठकों तक पहुंच जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चयन समिति होती है, और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में भी अगर पैनल जाएगा या सिंगल नाम जाएगा, अच्छे नाम जाएंगे, कम नाम जाएंगे, ज्यादा नाम जाएंगे, तो इन सबका चयन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र की जो हमारी चुनाव समिति है, विशेष करके लोकसभा सीट के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको लेकर के फाइनलाइज होगा। अभी अरुण यादव ने तो दौड़ लगा दी है दिल्ली जाकर के। अब देखिए, दिल्ली का दरबार है वो तो सोनिया जी का दरबार है, राहुल जी का दरबार है। जितनी चाबी भरी उतना चले खिलौना। तो हम तो देखिए विश्वास करते हैं हमारे यही बात तो मैं पूछूंगा संजय जी से। मैं रोक रहा हूँ यशपाल जी, आपको G23 यही तो कह रहा है कि आइए, बैठिए, सुनिए, समझिए। यशपाल जी, मेरा विजय जी ये कहना है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, हमारे यहाँ जो विजय जी मैं बोल लूं? जी बोलिए, मैं जा रहा हूं। मैं आप 20 सेकंड सर अपने पास, आप अपनी बात रखिए, मैं संजय जी के पास जाता हूं। हाँ, मैं मेरा वही कहना, भारतीय जनता पार्टी की अभ्यास वर्ग, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशालाएं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रमों की संरचना, ये सब संगठनों के माध्यम से होती है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ विजय जी, चुनाव भले ही खंडवा में होगा या अन्य उपचुनाव होगा, आज क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आज देवास में बैठक ली कार्यकर्ताओं की, उन्होंने आज उज्जैन में बैठक ली कार्यकर्ताओं की। हमारे यहाँ तो एक हमारी दिनचर्या में आता है कि हम संगठनों की बैठकों के माध्यम से अपनी बातों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करें।
आज ये बताइए कि कौन सी भूमिका में कौन निर्णय करेगा कांग्रेस का, ये तो बताइए। कमलनाथ जी वन मैन शो होने की स्थिति में आ रहे हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, नॉमिनेशन भी सब वही कर रहे हैं। अपने मन चाहे मुकेश नाइक जी को उन्होंने बिठा दिया, फिट कर दिया, आज जो मैंने समाचार पढ़ा है, ताकि वो उन्हीं के आधार पर टिकट दे दे। चलिए इन तमाम बातों का मैं जवाब लूंगा। जैसे ये जो सवाल पूछे थे यशपाल जी ने, उसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ूंगा। नेतृत्वहीनता, पार्टी के पास मुद्दे क्या हैं, दूसरा ये टिकट के लिए मारामारी, तीसरी चीज़ कि आपके अंदर और आपकी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है इस चुनाव को लेकर कि हम जो दमोह उपचुनाव जीत गए थे उसके बाद हम ये तीनों भी निकाल लेंगे। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में उतरेगी और हमारे पास मुद्दे नहीं, मुद्दों का भंडार है। और जहाँ तक आप टिकट की मारामारी की बात कर रहे हैं, टिकट के लिए वही रेस होती है जिस दल की संभावना होती है, क्योंकि सबको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी डूबता सूरज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सूरज अस्त होने वाला है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, तो निश्चित रूप से कि कांग्रेस के लोगों को, जो कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि हम जनता का समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आम जनता दुखी है, क्योंकि उन्होंने गुमराह भ्रमित करने की राजनीति की, जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपना संगठन के लिए काम करता है, लेकिन जो संगठन में व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, आज वो भी तो दुखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सत्ता संघर्ष चल रहा है। दिल्ली में परसों उनको लग रहा है, शिवराज जी को लग रहा है आज रहूंगा नहीं रहूंगा, कल रहूंगा नहीं रहूंगा। सिसोदिया जी को लग रहा कि जिस तरह से गुजरात में निर्णय हुआ उस तरह से, क्योंकि हमारे दो की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग निर्णय लेते हैं, या मोदी जी या अमित शाह जी, तो निश्चित रूप से मैं तो सिसोदिया जी को बधाई दूंगा कि उपचुनाव के बाद हो सकता है आपका नंबर लग जाए मुख्यमंत्री बनने का। जब गुजरात में लग गया हो तो सिसोदिया जी को अग्रिम बधाई दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सत्ता संघर्ष चल रहा, जिस तरह से ठाक खिचौल चल रही कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा, मुख्यमंत्री की दौड़ भी किस लिए लग रही? क्योंकि जिनको बनना चाह रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे BD शर्मा जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबको ये लग रहा कि हमें इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिदृश्य से गायब हो जाएगी, इसलिए 2 साल मौका मिलता है तो बन जाओ। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? यहाँ झगड़ा अगर आप आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपके पास एक चेहरा होता है शिवराज सिंह चौहान, और जब आपको अपने मुद्दों पर बातचीत करनी होती है तो आपको 4-5 चेहरे और नजर आ जाते हैं। यशपाल जी, जवाब दीजिएगा जरा इसका। देखिए विजय जी, मैं मेरे मित्र को कहना चाहता हूं कि एक होता है अहम, हमारी बात हमारे संजय जी रुकिए ना, कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं। संजय, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 4 संजय जी में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास समझ में, आप 4 सीट जीतने जा रहे हैं, तैयारी आपने बताई नहीं अभी जी। यशपाल जी बता रहे हैं कुछ। देखिए विजय जी, एक होता है अहम जो 15 महीने में कमलनाथ जी को था, एक हो रहा है अभी वहम, इस बात का और कॉन्फिडेंस। और मैं फिर कहना चाहता हूं संजय जी, इस चैनल के माध्यम से आपके और आपके तमाम आला कमान को, कि दमोह का पैटर्न यदि इतना पैटर्न हो गया तो उसको पेटेंट करवा लें। और दमोह का जो आप बता दें, दमोह मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसको पूरे हिंदुस्तान में आप भिजवा दीजिए, और ये सोनिया जी को, राहुल जी को भी दिखा दीजिए। हो सकता है आपकी बात उनके समझ में आ जाए। दमोह एक परिस्थितिवश भारतीय जनता पार्टी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, जिसकी समीक्षा कर ली गई है, वो चुनाव हम लूज हुए हैं। लेकिन आप ये भी मानिए संजय भैया कि अगर आपका दमोह का पैटर्न हो गया है तो उसको पेटेंट करवा लीजिए, ताकि जो हालात आपके पश्चिम बंगाल में हुई है, जो हालात आपके अन्य राज्यों में हो रहे हैं, उसमें दमोह का पैटर्न पेटेंट के रूप में काम में आ जाए। ये मेरा आपको सुझाव है। संजय जी, पश्चिम बंगाल में मोदी का जादू भी तो नहीं चला ना। पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें आई है क्या? आपसे ज्यादा सीटें आई है, आपका पैटर्न लगा देता ना, आपको खदेड़ दिया। ओहो संजय भैया, आपसे ज्यादा सीटें आई है, कर दिया। आप अपनी चिंता करिए, आप तो कांग्रेस की दुर्गति हुई है पश्चिम बंगाल में। अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है कि 4 सीट आप हारने जा रहे हो,
और आप मुख्यमंत्री कब बदल रहे हो आपको भी मालूम है। अरे तो सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, चारों सीटें पर आपके पास मुद्दे क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि आपके चुनाव की स्ट्रेटेजी में मैंने एक चीज देखी है संजय जी, मैं एक चीज समझ रहा था कि उसमें कांग्रेस तैयारी ये कर रही है हमारे पास है, बिजली है, चर्चा करेगी जनता से, जाके गली गली घूमेगी, वो कोई सभाओं पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो कन्हैया को भी ले आओगे आपके मैदान में। उसका कारण है हम कि आज जनता के सामने पूरा परिदृश्य दिख रहा है, बढ़ती हुई महंगाई। आज जनता महंगाई से परेशान है कि नहीं, सिसोदिया जी परेशान है कि नहीं, इनका कार्यकर्ता परेशान है कि नहीं। पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, दाल के भाव, तेल के भाव, शक्कर के भाव, पत्ती के भाव, इन्होंने तो झोला पकड़ा दिया है। सूखी रोटी खाने के लिए, सूखा चावल के लिए, सूखी रोटी खाओ, सूखा चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो हमारे पास ढेरों मुद्दे हैं। हमने 600 रुपये, 300 से 600 रुपये पेंशन करने का काम किया, इन्होंने 600 से 1000 रुपये पेंशन नहीं दी। हम 100 रुपये यूनिट तक 100 बिजली देते रहे, 150 यूनिट तक 365 रुपये लेते रहे। आज गरीब आदमी का 4-4, 5-5 हजार बिल आ रहा। आज कोविड काल के दौरान इतनी मृत्यु, यानी कि आपकी तैयारी बीजेपी पर निर्भर है। मैं समझ गया, जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तय होगी ना। आपकी बातें बीजेपी पर निर्भर है कि आपकी तैयारी बीजेपी पर निर्भर है। यशपाल जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं वाकई में जिसमें संजय जी की बातों में थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 65% उनकी तैयारी आपकी पार्टी ने कर दी। हमारी बीजेपी एक तो महंगाई का मुद्दा है, देखिए ना संजय जी, आपको आवाज थोड़ा लेट आ रही है। एक तो ये कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आदिवासी इलाकों में आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार हुए उसका मुद्दा है, किसानों का अपना मुद्दा है, जिस तरह से खाद महंगी हुई उसका मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो खुदरा महंगाई है वो जिस तरह से बढ़ी है उसको भी फोकस कर चलना होगा। क्योंकि पेचवर्क ज़रूर किया गया जनदर्शन यात्रा के माध्यम से, लेकिन वो पेचवर्क इतना काम आएगा क्या? वो पेचवर्क के साथ एक मुद्दा और याद आ गया मुझे, सड़कों का भी। देखिए विजय जी, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो कांग्रेस को तो प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं। कमलनाथ जी ने बैठते कहा था, संजय जी मेरी बात सुन ले यार। संजय जी आप सुनना ही नहीं चाहते। संजय जी प्लीज, संजय जी डिबेट में बैठे। सर रोक रहा हूँ संजय जी, उनको जवाब दीजिए। सड़क गायब हो गई, मेरे को जवाब देने दो संजय भाई। सड़क गायब हो गई मध्य प्रदेश में। सर हो गई गायब, डिबेट में बैठे आपने कह दिया सर, हमने चित्र भी दिखा दिया। संजय भाई डिबेट में बैठे, किसी होटल में नहीं बैठे, किसी होटल में नहीं बैठे, डिबेट में बैठे। संजय भाई प्लीज यार, हमको हमारी बात कहने दो आप। मेरा कहना है कमलनाथ जी को और कांग्रेस के लोगों को तो बेरोजगारी के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है। उनके 15 महीने के शासनकाल के बीच में कहा था कि बेरोजगारों को ढोर चराने के लिए और बैंड बजाने के लिए मैं प्रशिक्षण दूंगा। दूसरी बात, यार संजय भाई सुनो आप यार, दादा महंगाई की बात जहां तक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। विजय जी आप इन्हीं की बात रुकिए ना सर। संजय जी बोलने दीजिए, आपको मैं आखिरी में समय दूंगा। यशपाल जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मेरा फिर कहना है, महंगाई को लेकर के भी जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो विश्वास है। कांग्रेस तो महंगाई के मामले में बोलने का अधिकार फिर भी नहीं रखती है, क्योंकि जिस हिसाब से गरीबों के खातों में पैसे जा रहे हैं, जिस हिसाब से किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। अरे हंस क्या रहे हो आप हंस क्या रहे हो? ये देखिए कुल मिलाकर के जो गेहूं आप नवंबर तक गेहूं निःशुल्क दे रहे हैं संजय भाई, आप उस झोले की आप हंसी उड़ा रहे हो, उस गरीब की आप हंसी उड़ा रहे हो संजय भाई। उसमें 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल के साथ साथ माननीय मोदी जी कोरोना काल को लेकर के, संजय भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए, कोरोना काल को लेकर के नवंबर महीने तक 12 सेकंड है, 12 सेकंड बात कंप्लीट कर दीजिए। दीपावली तक उसको निःशुल्क अनाज देने का काम किया। ये संबल नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस ने कभी ये क्या गरीबी हटाने का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, कितनी गरीबी हटा दी आपने जरा बताइए। महंगाई को घटाने की बात आपके मनमोहन सिंह जी ने करी थी, कितनी आपने महंगाई कम कर दी जरा बताइए। आपको यशपाल जी, संजय यादव जी ओनली 10 सेकंड जवाब दीजिएगा। जी निश्चित रूप से सिसोदिया जी ने बात स्वीकार कर ली कि महंगाई अरे काहे की स्वीकार कर ली यार? आपकी शक्कर मेरे मुंह में मत डालिए। उन्होंने स्वीकार, संजय भाई आपकी शक्कर मेरे मुंह में मत डालिए। आपने वोट टोका, मैं भी टोकूंगा आपकी बात। सोनिया जी लाई थी ना, पूरी नहीं होने दूंगा मैं। सोनिया जी लाई थी ना, सोनिया जी खुद महंगाई से पीड़ित थे। आज सोनिया जी खुद महंगाई से पीड़ित है, उनकी बातें निकल आई कि आज गैस सिलेंडर में आपने सब्सिडी खत्म कर दी, लोग गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। ये तो आपका जो अधिकार लाया था
आपको खाद्यान्न अधिकार, गारंटी अधिकार 30 अक्टूबर को चुनाव है, मुद्दे कई सारे हैं, पैचवर्क का भी टाइम है, काम करने का भी समय जो था वो पूरा हो चुका है, लेकिन जनता के मन में क्या है? जातिगत भी समीकरण है, क्षेत्रीगत समीकरण अलग है, उस इलाके की अपनी डिमांड है, उस इलाके के अपने अपने मुद्दे भी हैं। सवाल यह है कि जनता आने वाले समय पर घर से निकलकर किस पर भरोसा करती है और कौन सी पार्टी बूथ पर इन वादों को वोट में कन्वर्ट कर पाती है, यह सबसे अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।